यहाँ पे हम सोचते हैं और यहाँ पे हम उस सोच को मेजर करते हैं। इज इट क्लियर? प्लान। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज हम कंट्रोलिंग का सारा यूनिट खत्म कर लेते हैं। सो एक वन शॉट में हम सारा ये कंट्रोलिंग का यूनिट खत्म कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग होता क्या है? देखिए, हम चीजों को कंट्रोल तब करेंगे व्हेन वी प्लान। जब हम प्लान करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब है हमने सोचा कि हम बनाएंगे इस महीने 1000 बैग्स। बैग्स मीन्स यूनिट्स, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम बनाएंगे 1000 बैग्स। फिर हमने जब एक्चुअली देखा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने बनाए 900 बैग्स ही। नहीं, सोचा क्या हमने, हम बनाएंगे 1000 बैग्स। फिर हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो वहां पे कितने थे, 900 बैग्स। तो हमने स्टैंडर्ड क्या रखा था, 1000। तो फर्क कितनी आई, फर्क आई हमें 100 की। तो ये जो ये 100 की फर्क आई, हमें देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया। सो ये एक प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग आप तब करेंगे व्हेन देयर इज प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कंट्रोलिंग में, आप करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और देखते हैं डेविएशन। सो चलिए लिटरेचर पे, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस with the planned performance, that is standard performance, and taking corrective actions in case of deviation between actual and planned performance. Is it clear? So controlling क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। मैंने कहा ना, कंट्रोलिंग आप तब करेंगे व्हेन देयर इज प्लान। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, और फिर हम देखते हैं कि क्या कोई डिविएशन है। अगर डिविएशन है तो हम उसके करेक्टिव मेजर्स ढूंढते हैं, ठीक है। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ मैनेजर ऑब्जर्व्स व्हाट इज बीइंग डन। नहीं, प्लानिंग में था व्हाट शुड बी डन, यहाँ पे है व्हाट इज बीइंग डन, हाउ वेल इट इज बीइंग डन, कितना सही हो रहा है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट ये दूर है हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। देन ही टेक्स करेक्टिव मेजर्स टू करेक्ट डिविएशन सो एज टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा, अगर आप प्लान करेंगे कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रखना बेटा, खाली सोच किसी काम की नहीं। यू हैव टू कंट्रोल। इज इट क्लियर? यहाँ पे एक मैनेजर देख रहा है क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, कितना अच्छा हो रहा है और कितना दूर है हमारे टारगेट से। इज इट क्लियर? सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट्स की, अगर उन्हें गलती है तो उन्हें करेक्ट भी करते हैं। तो क्या बताए, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, और वहां पे देखते हैं डेविएशन आप, और उस डेविएशन को आप ठीक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग है इसमें यही स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप जो है, सेटिंग अप स्टैंडर्ड। मतलब मैंने कहा था ना अभी, हम 1000 बैग्स, हमने सोचा हम बनाएंगे 1000 बैग्स। दैट्स दैट सोच इज कॉल्ड सेटिंग अप स्टैंडर्ड, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। मतलब कितने बनाएंगे जिसके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। इज इट क्लियर? तो हमने कहा था लेट इट बी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, पहले महीने 1000, दूसरे भी 1000, तीसरे में भी 1000 हम बनाएंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। ओके, तो पहला स्टेप क्या है कंट्रोलिंग में, आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड करते हैं सेट, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करोगे फिर क्या, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने स्टैंडर्ड बनाया। जो ही हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम कितने चीजें बनाएंगे, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। सेकंड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड, जो ही हमने स्टैंडर्ड बनाए, जो नेक्स्ट स्टेप है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और ये परफॉर्मेंस शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये हम किस में मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया,
ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। हमने सोचा था 1000 बनाएंगे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई? 800। हमने सोचा था 1000, एक्चुअल परफॉर्मेंस 1200। हमने सोचा था 1000, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 1000। इज इट क्लियर? और याद रखना बेटा, हर एक डिपार्टमेंट, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करोगे, नहीं। यू कंट्रोल फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, या इवन एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मैंने कुछ एग्जांपल्स दी है यहाँ पे। द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, तो फॉर अ लेमैन, इन्हें क्या है, इनके पास पैसा होना चाहिए तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं। Is measured by checking the solvency and liquidity position of a company. I hope you know what the solvency is and what the liquidity is. देखो, इनके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि इनकी लॉन्ग टर्म पोजीशन भी अच्छी हो और शॉर्ट टर्म पोजीशन भी अच्छी हो। लिक्विडिटी मीन शॉर्ट टर्म पोजीशन, सॉल्वेंसी मीन्स लॉन्ग टर्म पोजीशन। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस आप तब मेजर करोगे जब एक कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन भी अच्छी हो और लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी हो। या एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसकी परफॉर्मेंस आप मेजर करते हैं बाय लेवल ऑफ एब्सेंटीज्म। अगर ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं एम्प्लॉय, इट मीन दे आर नॉट मोटिवेटेड। समझ आ रहा है? तो ये डिपार्टमेंट कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है। एंड लेबर टर्नओवर, एक आता है एक जाता है। लेबर टर्नओवर मैंने पढ़ाया था आपको ये, ठीक है? मतलब एक ऐसी रेट कि एम्प्लॉय कितने जाते हैं कंपनी से, दैट्स व्हाट यू कॉल लेबर टर्नओवर। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, सेटिंग अप परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजर किया, अब इनको करते हैं कंपेयर। तीसरा स्टेप क्या है? कंपेयर, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखिए, द नेक्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, हम करते हैं कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने कहा था 1800, बताइए 1000 था अब 800 है, डिविएशन क्या है? 200 की, मगर माइनस में। 1000 स्टैंडर्ड था, बनाया कितना? 1200, तो प्लस 200 है। इज इट क्लियर? और यहां पे जीरो डिविएशन है। इज इट क्लियर? परफॉर्मेंस में बी बेटर और बैड और इक्वल टू स्टैंडर्ड। यू कैन से दिस इज बेटर, दिस इज बैड एंड दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। इज इट क्लियर? परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है या स्टैंडर्ड के बराबर हो सकती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कंपेयर भी किया। एंड द फोर्थ वन जो मैंने ऐड किया, एनालाइजिंग डिविएशन। अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा नोट्स पे ही करना, वो कर सकता है। एनालाइजिंग डिविएशन, अब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसे क्या हम कहते हैं? डिविएशन। क्या कहते हैं? डिविएशन। तो बात समझना, जैसे कि यही अभी जो हमने किया, यहाँ पे 200, यहाँ पे प्लस 200 और यहाँ पे 0। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर होगी ना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अच्छी है ना इससे, तो उसे आप कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बुरी हो किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो उसे आप कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव डिविएशन। और याद रखें, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बराबर हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो उसे आप कहते हैं जीरो डिविएशन। क्या कहते हैं? जीरो डिविएशन। और ख्याल रखें, हम दो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो करते हैं हम सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Management by exception. You can write in this regard we use CPC and management by exception techniques. ठीक है? अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं अभी एंड पे बताऊंगा, पहले प्रोसेस खत्म कर लेते हैं। ठीक है? अब ये फोर्थ पॉइंट है। पहला क्या था? Established standards। दूसरा था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा क्या था? इन्हें कंपेयर करते थे। फोर्थ वन, इस डिविएशन को आप एनालाइज करते हो, क्या सही है, बुरी है या इक्वल है। इज इट क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट वन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये ऑप्शनल है। करेक्टिव एक्शन आप तब करेंगे जब परफॉर्मेंस सही ना हो। इज इट क्लियर? ओके, दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड व्हेन द डिविएशंस आर नॉट विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। दिस इज द फाइनल स्टेप जिसमें
कॉज ऑफ डिविएशन, अगर फर्क आई उसका कॉज हम बताते हैं और उसका पॉसिबल करेक्टिव एक्शन हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये समझ आया। देखो फर्क तो आ गई, फर्क आ गई। अब पहले बताएंगे फर्क किससे आए, क्योंकि यही तो कंट्रोल का काम है। और उसके बाद इसका पॉजिटिव मेजर क्या होगा, मतलब कि सर हम इस डिविएशन को सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कॉज ऑफ डिविएशन हमने बैग्स कम बनाए क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव मशीनरी थी, तो इसका जो करेक्टिव एक्शन है या तो रिपेयर करे या तो रिप्लेस करे। ठीक है जी। लैक ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो उन्हें इंसेंटिव्स दीजिए। डायरेक्टिंग में मैंने पढ़ा है कि उन्हें लालच दीजिए, पैसा कुछ ऐसे, सो दैट दे विल बी मोटिवेटेड। सो दिस इज कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। बेटा 4 मार्क्स है और 99% बेटा इसी के चांसेस है, वहां पे डायरेक्ट आएगा आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। 4 मार्क्स का क्या आएगा, ये ख्याल रखना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हाँ, ये तो अगर आएगा 4 मार्क्स का डायरेक्ट आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये समझ आया। ओके, नाउ इसके बाद मैंने अभी आपको कहा था सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, पहले लिटरेचर पे जाते हैं। मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन सम की रिजल्ट एरियाज, KRA। की रिजल्ट एरियाज वो होते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे होल ऑर्गेनाइजेशन पे। ख्याल रखना, अगर इधर उधर हुआ कुछ जो इम्पैक्ट करेंगे होल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास वी हैव 100 स्टूडेंट्स इन 12th, अगर 100 स्टूडेंट्स में से अराउंड हमारे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सो एग्जाम नहीं दे रहे हैं ये, तो इट मीन्स हमें फोकस करना है इस चीज पे, क्योंकि ये हमें इम्पैक्ट करेगा रिजल्ट पे। अब ऐसे ही बिजनेस में ऐसे एरियाज होते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे होल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल उनके कस्टमर्स रिटेन नहीं होते, उनके कस्टमर्स रिटेन नहीं होते हैं, सो दिस इज KRA। रिटेन क्यों नहीं होते हैं, रिटेन क्यों नहीं होते हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा होल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एट लास्ट कस्टमर इज द किंग। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए द की रिजल्ट एरियाज और दोज एरियाज विच कैन इम्पैक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो असर डाल सकते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन पे। नहीं, टर्म क्या है, CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैंने कहा इसका मतलब है मैनेजमेंट को फोकस करना है की रिजल्ट एरियाज पे। की रिजल्ट एरियाज वो आइटम्स होते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे बेटा, और दोज एरियाज विच कैन इम्पैक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे रखना, अगर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 पर यूनिट, अगर हमारा प्रोडक्ट बनता था 8 रुपए, अब इसमें 2 रुपए बढ़ गया, हो गया 10 रुपए, सिर्फ 2 रुपए बढ़ गए इसमें। एक प्रोडक्ट में कितना बढ़ गया, 2 रुपए, और यहां से बढ़ गया पोस्टल चार्ज, वो ना प्रिंटिंग चार्ज में 10% बढ़ गया। ये असर नहीं डालेगा। हाँ अलबत्ता प्रोडक्ट पे 2 रुपए अगर बढ़ेगा ना, वो असर डालेगा होल ऑर्गेनाइजेशन पे। सो यू कैन से दिस इज KRA। इज इट क्लियर। द क्रिटिकल पॉइंट हियर is the increase in cost of production because it adversely affect the revenue of the firm। जब खर्चा बढ़ेगा तो रेवेन्यू पे असर आएगा। सो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ने कहा कि मैनेजमेंट को फोकस करना है KRA पे। KRA मीन्स की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे होल ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। नाउ critical point control, now the next one is management by exception। देखिए ये management by exception ये क्या कह रहा है, अगर आपने कंट्रोल करना है ना, आप हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल उसी चीज को करें जो एक्सेप्शन हो। एक्सेप्शन इन द सेंस, आप हर एक चीज को अगर कंट्रोल करने बैठे तो आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं करोगे। चलो लिटरेचर पे आते हैं। Management by exception or control by exception is an important principle of management control। ठीक है, according to this principle
एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे कि हम कंट्रोल करेंगे हर एक चीज, तो उसका नतीजा ये होगा कि आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते। याद रखना ये एन अटेम्प्ट, अगर मैं कहूंगा ना मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, व्हाट डज इट मीन सर? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग। Is it clear? Okay, thus only the important deviations which exceed the standard limit should be brought up to the notes of management. For example, मैंने रखा है एग्जाम में, मैंने कहा कि आप चेक करें हर एक को आने चाहिए एटलीस्ट 70% यहाँ पे एग्जाम में जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे एग्जाम दे रहे हर एक को आ रहा है 70-80। अब ऐसा कुछ हो गया कि बच्चों को आ रहा है 50% ही। क्या आ रहा है? तो मैंने लिमिट क्या रखी थी 70। अब बच्चों को 50 आ रहा है ना, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था यहां तक अगर बच्चों को आए तो ठीक है, इससे कम अगर आए वी हैव टू कंट्रोल। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर 70 ही आए, मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा उन्हें कि आपको 100 क्यों नहीं आए। इज इट क्लियर? तो अब उन्हें कितने आए? 50। तो ये इससे कम है ना, अगर ये इससे कम है तो मैं कंट्रोल के लिए जाऊंगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर कंपनी ने कहा कि बैड डेट 3% तक होगा, अगर बैड डेट 3% तक होगा, वो एक्सेप्टेबल लेवल है, हम वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर बैड डेट इंक्रीज हुआ 3% से ज्यादा, बात समझना क्या मैंने कहा कि अगर बैड डेट हो गया 3% तक, दैट इज एन एक्सेप्टेबल। मीन्स अगर 2% बैड डेट हो गया हमें नहीं बताना, 3% बैड डेट हो गया हमें नहीं बताना, अगर 3% से ज्यादा हो गया हमें बताना, हम कंट्रोल करेंगे। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर 1% बैड डेट हो गया, हम मत आएंगे ये 1% क्यों हो गया, बिकॉज दैट इज एन एक्सेप्टेबल लेवल, दैट इज एन एक्सेप्टेबल लेवल। अपनी बात करें, मैं तो पढ़ाता हूँ, क्या हर कोई वीडियो पढ़ता है? नहीं, लेकिन मैंने एक एक्सेप्टेबल लेवल रखी है। मैंने आप लोगों को देखा है तो कम से कम तो 20-25 तो पढ़ते हैं अच्छे से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर कंपनी ने कहा है कि बैड डेट 3% तक एक्सेप्टेबल लेवल है, इट मीन्स बैड डेट 3% तक मैनेजमेंट की नोट्स में नहीं आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर 5% हो गया, 5% हो गया तो मैनेजमेंट की नोट्स में आना चाहिए और वो उसे कंट्रोल करने बैठेंगे। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि हम हर एक चीज को कंट्रोल नहीं करना है। एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोल नथिंग। इज इट क्लियर? सो हमें वो चीजें कंट्रोल करनी है जो एक्सेप्शनल लेवल, मतलब जो स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा हो। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत इजी है, जो बाकियों की है ना वो फीचर्स, वो यहाँ पर भी है। सबसे पहला, गोल ओरिएंटेड है। कंट्रोल क्यों करते हैं? ताकि गोल हम अपना हासिल कर सके। परवेसिव एट एवरी लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंट्रोल एक दिन का काम नहीं है, कंट्रोल हर दिन का काम है, ठीक है। ओके, कंट्रोल इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। ख्याल रखना बेटा, कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। सर बैकवर्ड कैसे है? बात समझना, वी मेजर द प्रीवियस परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ लिसन टू मी, हम पास्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की जज करते हैं, तो बैकवर्ड। फिर बताते हैं फ्यूचर में क्या गलतियां नहीं करनी है, दैट इज फॉरवर्ड। ये आगे जाके आएगा। सो ख्याल रखना, कंट्रोल इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। ये था एक कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, असल में आपके सिलेबस में दो ही क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एज फॉलोज। मैंने 3 पॉइंट्स में बनाया है, आपके जो बुक है वहीं पे। प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस, एंड इवैल्यूएटिव का मतलब है इट इज मेजरमेंट। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम सोचते हैं और यहाँ पे हम उस सोच को मेजर करते हैं। इज इट क्लियर? प्लानिंग इज perspective process as it states what should be done, how it should be done, who will be responsible for doing it. Whereas controlling is evaluative as it states what is being
done, how well it's being done, and to what extent it is deviating from the desirable standards. तो what is the first point? Planning perspective है और controlling जो है वो बेटा क्या है? Evaluative. Is it clear? Okay, perspective means आप ये भी कह सकते हैं it determines the future course of action. It is a thinking process. It determines the future course of action. Okay, and this is evaluative, and it evaluates such performance. Okay, now the next one, planning and controlling are interdependent and interlinked. प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरडिपेंड है और इंटरलिंक्ड है. मैंने पहले ही कहा था ना, कंट्रोल तब करेंगे जब प्लान हो. इज इट क्लियर? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड हमें स्टैंडर्ड्स जिसके साथ हम कंट्रोलिंग प्लेज इट्स एक्टिविटीज, दैट इज कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. मुझे बताए, हम मेजर करते हैं ना एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उसे कंपेयर करते हैं. प्रोसेस पढ़ा ना, अभी पढ़ा हमने प्रोसेस. मगर सबसे पहले वी मस्ट हैव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज प्लानिंग. अगर वो नहीं होगा तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड. मैंने कहा कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए 1000 बैग्स. सो एक्चुअल परफॉर्मेंस है 900. तो दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस यू कंपेयर विद दिस, एंड दिस इज प्लानिंग. Is it clear? Okay. To sum it up, it can be said that planning without controlling is meaningless, or controlling without planning is blind. Okay. ये दूसरा point था. Now the third and last point. Planning and controlling are backward looking and forward looking. Planning भी और controlling भी. Planning backward भी है, forward भी है. Controlling backward भी है, forward भी है. ठीक है. अब यहां पे चेक कीजिए. पहला पॉइंट मैंने 2 पॉइंट्स में किया डिवाइड. प्लानिंग इज कॉल्ड लुकिंग बैक. प्लानिंग को हम कहते हैं लुकिंग बैक. सर क्यों? बिकॉज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. प्लान हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. इज इट क्लियर? तो लुकिंग बैक इज दैट. तो हमने पीछे देखा, दैट्स व्हाई प्लानिंग मीन्स लुकिंग बैक. आया यहां तक? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्योंकि इट मेजर्स एंड इवैल्यूएट द पास्ट परफॉर्मेंस. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है असल में मैंने कहा प्लानिंग बैकवर्ड है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड है, बैकवर्ड प्रोसेस. इज इट क्लियर? लुकिंग बैक. तो प्लानिंग लुकिंग बैक क्यों है? प्लानिंग इज लुकिंग बैक क्योंकि हम प्लान बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. इज इट क्लियर? अब कंट्रोलिंग क्यों लुकिंग बैक है? बिकॉज हम मेजर और इवेलुएट करते हैं कौन सी? पास्ट परफॉर्मेंस. इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग इज लुकिंग अहेड. प्लानिंग इज लुकिंग as it states what is to be done, achieved, what is to be achieved in future, and determines the future course of action. प्लानिंग लुकिंग अहेड है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें फ्यूचर में अचीव क्या करना है. तो आगे की सोच है. तो लुकिंग अहेड, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग. इट इज फॉरवर्ड लुकिंग. ओके. कंट्रोलिंग हम रिगार्ड करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज इन कंट्रोलिंग actual results are compared with expected results and deviation between the two are determined. After that, corrective action are undertaken to achieve the expected results in future. बात समझिए. जब हम कंपेयर करते हैं, डिविएशन निकालते हैं, उन डिविएशन को ठीक कैसे करेंगे फ्यूचर में, उन डिविएशन को ठीक कैसे करेंगे फ्यूचर में, तो ये कौन बताता है? कंट्रोलिंग. तो फ्यूचर की बात हो रही है, सो कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड. तो यहां पे हमने कहा प्लानिंग भी बैकवर्ड है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड है, प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंट्रोलिंग यूनिट. आप मुझे बता दीजिए आपको ये लिटरेचर हमारा कैसा लग रहा है. ठीक है. अगर आपने यहाँ तक देखा है, इट मीन्स आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं. बस एक कमेंट सेक्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताएं कि कहाँ से आप पढ़ रहे हो और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं. तब तक रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज.